हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सेवेटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने जा रहे हैं वो पिछले 2011 से लेकर अभी तक के तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का पीडीएफ तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके तमाम वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तो इसका सही जवाब आपको लिखना होगा कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले महोदय के द्वारा ही आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों के जितने भी भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उसी तत्व के उसके परमाणु संख्या के ही आवर्त फलन होते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। तो आप कहेंगे सर हेनरी मोसले महोदय ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में जानिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वहीं पे दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल था कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कार्बन के यौगिकों की जितने भी श्रेणी होते हैं उसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह होता है। इसी अभिक्रियाशील समूह को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्कोहल के सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH रहता है। जैसे एथिल अल्कोहल को देखिएगा तो C2H5 इंटू OH यहाँ पे एक ही अभिक्रियाशील समूह है। प्रोपिल अल्कोहल को देखिएगा तो C3H7 इंटू OH यहाँ पे भी OH आपका अभिक्रियाशील समूह एल्कोहल का मिल जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। दोस्तों याद रखिएगा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है जिसके कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यानी सवाल में पूछा गया है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है। तो जब जल में घुलता है ना तो वो हाइड्रोजन के आयनों में टूट जाता है। जैसे वो हाइड्रोजन के आयनों में जब टूटता है ना तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का जब सुचालक होगा तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन ऑटोमेटिक करने लगेगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों को लिखे। दोष के मतलब होता है गलतियाँ। यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन कौन ऐसे गलतियाँ हुई थी, इन तमाम गलतियों को इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। यानी मेंडलीव के यदि आप आवर्त सारणी देखेंगे तो जो हाइड्रोजन का जो स्थान है वो ऐसे स्थान पे हाइड्रोजन गैस को रखा गया है जहाँ पे इसका स्थान विवादपूर्ण बन के रह गया है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख दिया गया है जो कहीं से ठीक नहीं है। यानी मेंडलीव महोदय ने क्या किया कि अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखकर इस गलतियों को गलती पे ज़्यादा गलती कर बैठे।
उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानियों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि कोई भी आवर्त सारणी में समस्थानी के लिए अलग से जगह दिया जाता है, लेकिन मेंडलीव महोदय ने क्या किया कि जब वो आवर्त सारणी बनाए थे तो उसमें समस्थानी के लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किए। उसके बाद में लिखना होगा रोमन नंबर 4 में कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, जो कहीं से ये ठीक नहीं है। अब अगला सवाल के माध्यम से पूछा जाता है कि विकृत ग्रंथिता क्या है। ऐसे सवाल भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ में उपचयन क्रिया के द्वारा अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न होना विकृत ग्रंथिता कहलाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या होता है कि वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ में, यानी कोई भी ऐसा खाने वाला पदार्थ हो जो वसा एवं तेल से मिलकर बना होता है, जब उसमें उपचयन क्रिया होता है ना, तो ये अरुचिक गंध यानी महक एवं स्वाद उत्पन्न करता है। यानी ऐसा स्वाद जो स्वादहीन के जैसा लगता है, ऐसा स्वाद उत्पन्न कर देता है। तो इसे ही विकृत ग्रंथिता कहा जाता है। अब खाद्य पदार्थों को विकृत ग्रंथिता होने से बचाने के लिए आसान तरीका है कि खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर BHA या BHI का प्रयोग किया जाता है, यानी फ्रिज में रखकर तमाम खाद्य पदार्थों को विकृत ग्रंथिता होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद में अगला सवाल बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वैसी अभिक्रिया यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे ही तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आसान भाषा में याद रखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब अभिक्रिया जिसमें होती है तो उस समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में बोला गया है अभिक्रियाशील समूह क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी रासायनिक या किसी भी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे ही अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभिक्रिया के तमाम अभिक्रियाशील समूहों में एल्कोहल का जो अभिक्रियाशील समूह होता है वो OH होता है, जिस पर उसके गुण निर्भर करते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए, यानी पृथ्वी पर अभी देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा उष्णता यानी गर्मी बढ़ गया है, इसी को कम करने के लिए विश्व के तमाम देशों से जापान के क्योटो नामक एक शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखिएगा, तो पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए विश्व के सभी देशों से जापान में एक शहर है जिसका नाम है क्योटो शहर। तो इसी क्योटो शहर में उष्णता को कम करने के लिए एक चर्चा रखी गई थी, जिसमें देश के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भाग लिए थे, और इसी सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बोला गया है आम्ल, क्षार तथा लवण क्या होता है। आइए बारी बारी से जानने जा रहे हैं कि आखिर आम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। तो दोस्तों, आम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, उसे ही अम्ल कहते हैं। आसान भाषा में जानिए कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद की बात कीजिएगा तो ये स्वाद में खट्टा होता है, और इसका जलीय विलयन क्या करता है कि इसका जलीय विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र डालिएगा ना तो उसे लाल करके ये बाहर निकाल देगा। इसे जब धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया H2SO4, इसे आप सभी जानते होंगे, इसे ही कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में दिया गया है ACL को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके बाद में आइए जानने जा रहे हैं कि आखिर ये क्षार होते क्या हैं। तो दोस्तों, क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। अब यहाँ पे याद कैसे कीजिएगा, यानी क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद में बात कीजिएगा तो इस स्वाद में तीखा होता है यानी कड़वा होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है ना, इसके जलीय विलयन में यदि लाल लिटमस पत्र डाला जाएगा तो लाल से नीला बना देता है। जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयन के बदले ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, इसे ही क्षार कहा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को देख लीजिए दोस्तों। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl के मतलब क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड एक क्या है तो क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम के तमाम ऑप्शन तमाम के तमाम जो एग्जाम्पल दिख पा रहे हैं ये सभी क्षार के उदाहरणों में से एक हैं। उसके बाद में बोला गया है कि लवण क्या है। तो दोस्तों लवण वैसे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन से विस्थापित करने से बनता है, यानी किसी भी विलयन से अम्ल क्या करता है कि हाइड्रोजन के विस्थापित कर देता है ना, तो जो पदार्थ बनता है उसे ही लवण कहा जाता है। जैसे NaCl को देख लीजिए तो NaCl एक सोडियम क्लोराइड है जो एक लवण है, और यही साधारण नमक का अनुसूत्र भी होता है। उसके बाद में दिया गया KCl, ये भी आपका लवण है जो साधारण नमक का नहीं बल्कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का एक अनुसूत्र होता है। उसके बाद में दिया गया CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल है संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी धातु का अन्य धातु या यौगिक के रूप से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तन होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का परिभाषा आसान भाषा में जानिए कि कोई भी ऐसा धातु है वो किसी अन्य धातु के साथ या किसी अन्य यौगिक के साथ जब अभिक्रिया करेगा और अवांछित रूप में यदि बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्फर सल्फाइड का बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये सभी के सभी संक्षारण होने का प्रमुख उदाहरण है। अब आइए जानने जा रहे हैं कि आखिर किसी भी धातु को संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों धातु को संक्षारण से बचाने के लिए आसान तरीका है कि उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए, या उसके सतह पे जस्ता या सोना चांदी का परत चढ़ा देना चाहिए। ऐसे उपयोगों को उपयोग में लाकर संक्षारित होने से तमाम धातुओं को हम लोग बचा सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 12 में बोला गया है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों लिखिएगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। धातु के कार्बोनेट सल्फेट एवं नाइट्रेट होते हैं जबकि अधातु के नहीं होते हैं। धातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, जबकि अधातु Cl2 से अभिक्रिया करके वैद्युत सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। अब आइए जानने जा रहे हैं कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें, यानी साबुन एवं अपमार्जक में कौन कौन से अंतर होते हैं वही आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे आसानी तरीके से आप सभी लिख सकते हैं कि साबुन एवं अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि अपमार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण होते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि साबुन के द्वारा क्या होता है कि कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है। साबुन के माध्यम से चाहिएगा कठोर जल में कपड़ा साफ करना ना, तो ये नहीं होगा, जबकि अपमार्जक के माध्यम से कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। उसके बाद में लिखिएगा कि अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक होता है, यानी कह सकते हैं कि अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है जबकि साबुन में आर्द्रता गुण कम होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि साबुन वनस्पति तेल से बनाया जाता है जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। एक और रोमन नंबर में लिख लीजिएगा कि साबुन से जल प्रदूषण कम होता है जबकि अपमार्जक से जल प्रदूषण काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद में अगला सवाल 14 में बोला गया है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूहों में क्यों रखा गया है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैसों का खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद में हुई थी तथा दूसरी ओर ये क्रियाशील भी नहीं होते हैं। यही कारण है कि तमाम उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूहों में रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में रखा गया है, तब बता दीजिएगा कि उत्कृष्ट जो भी गैस है उसका जो खोज हुआ था ये मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद में हुआ था। दूसरी ओर ये क्रियाशील भी नहीं होते हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूहों में रख दिया गया है।
और इसके बाद में सवाल आता है कि प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, यानी क्या कारण है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का इस्तेमाल जो है वो सोना गहना जेवरात बनाने में किया जाता है। तो लिखिएगा कि प्लेटिनियम सोना और चांदी कम क्रियाशील धातु होते हैं। दूसरी ओर इसमें जंग भी नहीं लगता है, इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि सोना चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो प्लेटिनियम हो गया, सोना के साथ साथ चांदी हो गया, ये तमाम धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसमें जंग नहीं लगता है, यानी ये संक्षारित नहीं होता है, इसमें बीजी नहीं पकड़ता है। इसकी जो चमक है, इसकी जो क्वालिटी है, हमेशा के लिए बनी रहती है। यही कारण है कि सोना चांदी के साथ साथ प्लेटिनियम का जो उपयोग है यह आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए कि एक अच्छा साबुन की विशेषता बतावें, यानी एक अच्छा साबुन में कौन कौन ऐसे गुण हैं जो मौजूद होना चाहिए। तो दोस्तों लिखिएगा कि एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला जो मुख्य विशेषता है कि एक अच्छा साबुन अल्कोहल में विलय होता है। एक अच्छा साबुन को जब अल्कोहल के विलयन में डालिएगा ना तो ये विलय हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि यह अच्छा साबुन है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अच्छे साबुन में 10% ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे साबुन को प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए। अच्छे साबुन में मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में बोला गया है कि एस्टर का प्रयोग लिखें। एस्टर का प्रयोग मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। लिखिएगा कि एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। लिखिएगा कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ में किया जाता है। एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो वहीं पे एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने के साथ साथ एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आप चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल एक जगह पाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसका नाम है मैथ एंड मैजिक टिप्स। तो यार जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल करके सभी स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। साथ ही उसमें PDF वाले सेक्शन में जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकिएगा और वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।